हेलो मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज की तरफ से जो एग्ज़ाम अमृत के नाम से सीरीज चलाए जा रहे हैं, आज उसमें एक नए सीरीज का आगाज़ फिर से हो चुका है। इसमें भी मेरे प्यारे साथियों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। परवीन स्टडी क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। प्रतिदिन मेरे प्यारे साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर्स के रिवीजन और स्टैटिक जीके के क्यूज कराए जाते हैं, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पहले प्रश्न से आगाज करते हैं। और पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, एशिया और यूरोप महाद्वीप के जंक्शन, एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? तो एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? घाना को, मिस्र को, नाइजीरिया को या कांगो को? किसे कहा जाता है? तो एशिया और यूरोप का जंक्शन जो है, एशिया एंड यूरोप का जंक्शन कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है मिस्र को। मिस्र है किस देश में? तो मिस्र अफ्रीकी कंट्री है। कौन सी कंट्री? अफ्रीकन कंट्री है, मतलब अफ्रीका महादेश में ये स्थित है। इसे यूरोप और एशिया का जंक्शन क्यों कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर है अफ्रीका महादेश, यहाँ पर है आपको एशिया महादेश, और यहाँ पर है बैठा हुआ कौन? यूरोप महादेश। यहाँ से जब कोई जहाज़ यहाँ जाना चाहता है, यूरोप महादेश में जब एंट्री करना चाहता है, और यूरोप महादेश का कोई जहाज़ जब एशिया महादेश में एंट्री करना चाहता है, तो होता क्या है, यहाँ पर अदन की खाड़ी है। आप वर्ल्ड मैप जरूर प्रतिदिन अध्ययन करिए। अदन की खाड़ी है यहाँ पर, और अदन की खाड़ी के माध्यम से हम लोग भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में प्रवेश करते हैं, है ना। यहाँ पर बसा हुआ है अफ्रीका महादेश का मिस्र देश, मतलब यहाँ पर मिस्र है। और यहाँ से यूरोप महादेश का जो भी जहाज़, ये कौन है? तो मेडिटेरियन सी है, ये है लाल सागर, रेड सी, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, लाल सागर। कौन? भूमध्य सागर और लाल सागर। यहाँ पर लाल सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर है। यहाँ से जब कोई जहाज़ एशिया महादेश में आना चाहता है, और एशिया महादेश का कोई जहाज़ यूरोप महादेश में जाना चाहता है, तो यहीं पर दोनों का मिलन होता है। यहीं पर ठहराव, जो भी मतलब मानवीय क्रियाकलाप है, यहीं पर होते हैं। इसीलिए एशिया और यूरोप महादेश का जंक्शन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिस्र को। मेरे प्यारे साथियों, मिस्र जो कंट्री अफ्रीका महादेश में है, और एशिया और यूरोप को जो जोड़ता है, कौन सा? तो भूमध्य सागर, मतलब मेडिटेरियन सी एंड लाल सागर, रेड सी, इन दोनों के बीच में क्या बना करके जोड़ा गया है? तो स्वेज नहर बना करके इन दोनों को जोड़ दिया गया है ना। ये स्थल संधि के माध्यम से जुड़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें आई है नाइजीरिया। नाइजीरिया है मिस्र के बाद। तो नाइजीरिया जो है अफ्रीका महादेश का, अफ्रीकन कंटिनेंटल का क्या है? सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है। क्या? सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश। अफ्रीका महादेश के कांगो देश को क्या कहा जाता है? तो वनों का देश कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे अधिक जो है जल विद्युत का उत्पादन, सबसे अधिक विश्व में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन कांगो में ही किया जाता है। घाना को अफ्रीका महादेश का घाना को सबसे पहले क्या कहा जाता था? तो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। गोल्ड कोस्ट क्यों कहा जाता था? तो इसे कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ब्रिटेन से आज़ाद होने वाला अफ्रीका कंट्री का, कॉन्टिनेंटल का कौन सा कंट्री है? तो घाना। कौन? घाना। इसीलिए इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। गोल्ड कोस्ट। आगे चलिए, ये गिनी के खाड़ी के तट पर स्थित है। कौन? घाना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अफ्रीका महादेश जो है
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है कौन? सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। आगे देखिए, अफ्रीका महादेश, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद आ रही है कि अफ्रीका महादेश के किसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? ए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किसे जाना जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीज को। सीज कहने का मतलब आप ट्रिक याद रखिए, सीज। सीज कहने का मतलब क्या हुआ? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, इन चारों कंट्री के सम्मिलित नाम को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चारों कंट्री शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्या है? कहता है विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विक्रम संवत कब शुरुआत हुई थी? तो विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईस्वी ईसा पूर्व में इसे शुरू किया गया, और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा इसे शुरू किया गया था। जब इन दोनों को ऐड करें, मतलब ईस्वी के जन्म के पहले और ईस्वी के जन्म के ईसा मसीह के जन्म के बाद, ये ईसा मसीह के जन्म के पहले, ये पहले है और ये बाद है। जब इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो टोटल आता है कितना? 7 5 12 8 7 15 135 वर्ष। तो शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं आपके लिए, जो देखिए क्या है एग्जाम्पल। कहता है देखिए, वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ कब हुई? तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में तथा 78 घटा देने पर शक संवत, मतलब इसमें 78 घटा देने पर शक संवत की शुरुआत हुई 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई, अर्थात 2019 विक्रम संवत। तो 2019 विक्रम संवत प्लस 57 शक संवत कब आएगा? 2076। शक संवत 2019 माइनस 78 मतलब 1941 कौन सा? तो विक्रम संवत। तो शक संवत एवं विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्षों का अंतर होता है। आप इसे जरूर याद रखिए। मेरे प्यारे साथियों, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत सबसे पहले कनिष्क के द्वारा किया गया था। और कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कुषाण वंश का राजा था। किस वंश का? तो कनिष्क था कुषाण वंश का राजा, ये जरूर आप याद रखिए। और कनिष्क, इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर होती थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा होती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कुषाणों की द्वितीय राजधानी कौन था? मथुरा, इसे भी याद रखिए। गद्दी पर बैठने के समय कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की थी, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में अभी तक लाया जा रहा है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र के द्वारा किया गया था। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि दूसरे प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता है शक संवत पर, एक और एग्जाम्पल है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का पहला चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष का निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? मतलब 22 मार्च और 21 मार्च। 22 मार्च जनरल ईयर में किसी भी वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है ना? तो 22 मार्च को शुरू होता है, और लीप ईयर में 21 मार्च को। कहने का मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे समझे कि चैत्र जो है, क्या चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। आप जानते हैं अंग्रेजी में जनवरी, लेकिन हिंदी में बात करें तो पहला माह कौन होता है? चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रिगोरियन कैलेंडर की तिथि से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। समानतः पहला चैत्र जो होता है 22 मार्च को होता है, और लीप वर्ष में 21 मार्च को पहला चैत्र होता है। आप जरूर इसे याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है
कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन है? सामवेद का। इसका सही जवाब होगा सामवेद। मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है और वेद के रचयिता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। कौन? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी किसके रचयिता हैं? तो वेद के रचयिता हैं। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। इतनी सारी बातों आप जरूर जानते होंगे। ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की गई? तो ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख मिलता है, ये भी आप जानते हैं। और ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो होत्री। क्या? होत्री, ये भी याद रखिए। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बाद का वेद कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद। जादू टोना वाला वेद कौन सा वेद है? जादू टोना वाला बोलिए। तो ये है यजुर्वेद। और संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। ये भी जानिए कि यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? तो अथर्वयु। क्या कहा जाता है? अथर्वयु। ये भी आप जानते ही होंगे। चलिए, और सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात्री। क्या? उद्रात्री। सामवेद के पाठककर्ता को कहा जाता है उद्रात्री। संगीत का जनक किस वेद को? सामवेद को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि भारत के किस स्थल, क्या? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। मतलब भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? अंतरजी खेड़ा। अहित छात्र अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, कौन कौन? आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, कौन? श्रावस्ती, काम्पिल आदि। इन सारे स्थलों की खुदाई से लौह युगीन जो है, लौह युगीन क्या मिला है? लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से लौह धातु का मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाले भट्ठी, किसका? धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाले भट्ठी मिले हैं, जिसे संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। ये भी जानिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्या है? कहता ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? मतलब ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण का नाम था? तो कान में, गला में, बाहू में या कलाई में? किसमें निष्क नामक आभूषण पहना जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो ऋग्वैदिक काल में किसमें पहना जाता था? गला में। किसमें? गला में। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, है ना। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। मतलब विनिमय कहने का मतलब क्या हुआ? गला में पहने जाने वाला तो एक आभूषण था ही, विनिमय का भी माध्यम था। मतलब जैसे अभी भी लोग करते हैं कि जब कोई महिला किसी गोल्ड स्मिथ के यहाँ अपना जब आभूषण रखने जाती है तो उसके बदले में क्या गोल्ड स्मिथ जो है, सुनार लोग जो हैं, उसे क्या देते हैं? पैसा देते हैं। और जब पुनः वो पैसा लौटाने जाती है तो ब्याज काट करके उस आभूषण को पुनः क्या कर दिया जाता था? लौटा दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। तो ये विनिमय कहने का मतलब आदान प्रदान करना, तो विनिमय का साधन भी था। तो किस अंग में पहना जाता था? गला में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। क्या था निशाका?
प्राचीन भारत में। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वर्ण आभूषण था कि गायें थी, तांबे के सिक्के थे या चांदी के सिक्के थे? क्या थे? प्राचीन भारत में निशाका के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था स्वर्ण के आभूषण को निशाका के नाम से। बौद्ध जातक मतलब बुद्धिस्ट जातक जो है उसमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन? तो प्रथम क्रम में निशाका है, दूसरे क्रम जिसे निष्क कहते हैं जिसे गले में पहना जाता है ना, और विनिमय की प्रमुख साधन था भी। और तीसरा जो है, तीसरे क्रम में मसाका। कौन था? मसाका। पहले क्रम में कौन थी? तो पहले क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में निष्क और तीसरे क्रम में मसाका। कहे मसाका। और मसाका मूल्य की दृष्टि से जो थी सबसे निम्न, और निशाका जो था, निशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे मूल्यवान मतलब उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। मसाका सबसे निम्न मूल्य वाली मुद्रा और निशाका सबसे उच्च कोटि की मूल्य वाली मुद्रा थी। चलिए, तो निशाका के नाम से किसे जाना जाता है ऋग्वैदिक काल में? स्वर्ण आभूषण को। इन सारे के सारे प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बोगोज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। क्या था? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। तो बोगोज कोई महत्वपूर्ण क्यों थी? तो ये थी यहाँ से जो प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मतलब उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगोज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल में देवताओं में कौन? इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है मतलब इससे पता चलता है कि वैदिक कार्य ईरान से होकर ही भारत में आए थे। तो बोगोज कोई कहाँ है? तो ईरान में है। और बोगोज कोई महत्वपूर्ण क्यों थी? तो यहाँ से प्राप्त होने वाले अभिलेखों में वैदिक देवताओं देवियों का नामों का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से भारत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे सत्य है जो कहा गया है। यहाँ सत्य छुड़ा हुआ है, आप जोड़ लीजिएगा, छूट गया है मिस्टेक से। चलिए, तो निम्न में से भारत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रस्तावना 1 अनुच्छेद 455 भाग 22 अनुसूचिया 12। कौन सबसे सटीक इसका जवाब होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सबसे सटीक जवाब अब आपसे मिल जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रस्तावना ए तीसरा मतलब प्रस्तावना 1 है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व आप जानते ही होंगे, इसे कई बार आपको बताए भी गए हैं एग्जाम अमृत में। मतलब प्रस्तावना की संख्या 1 है, अनुच्छेदों की संख्या 470 है, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मेरे प्यारे साथियों, प्रारंभ में भारतीय संविधान